अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइबर्स। डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पॉलिटिकल साइंस सॉल्व्ड एमसीक्यूज कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स फॉर सीएसएस सेट नंबर 11। डियर स्टूडेंट, इससे पहले जो है आप सीएसएस की जो प्रिपरेशन के सिलसिले में हमने एक सिलसिला शुरू किया है और इसमें हम सीएसएस के जो पॉलिटिकल साइंस के जो प्रीवियस पेपर्स हैं उनसे जो एमसीक्यूज आपके लिए लेकर आ रखे हैं। आज उसका एपिसोड नंबर है 11, सॉल्व्ड एमसीक्यूज मिसलेनियस। आज के एपिसोड के अंदर जो है हमने पॉलिटिकल साइंस के मुख्तलिफ पेपर्स में से एक टेस्ट तैयार किया है जिसका नाम हमने मिसलेनियस टेस्ट रखा है। तो आइए देखते हैं कि आज के इस वीडियो के अंदर जो है कौन कौन से एमसीक्यूज को शामिल किया गया है। हमारा पहला क्वेश्चन है, पावर टेंड्स टू करप्ट एंड absolute power corrupts absolutely। दोबारा सुनिएगा, पावर टेंड्स टू करप्ट एंड absolute power corrupts absolutely। It is famous quotation by Lord Curzon, Winston Churchill, Lord Acton, and none of these. The correct option of this statement is Lord Acton। Power tends to corrupt and absolute power corrupts absolutely is the famous quotation by लॉर्ड एक्टन। तो लॉर्ड एक्टन का कहना ये है कि पावर जो होती है, जो ताकत होती है, ये इंसान को करप्ट कर देती है और ज़्यादा ताकत जो है, जो absolute पावर होती है, जो ज़्यादा बाख्तियार इंसान होता है उसको ज़्यादा जो है वो करप्ट कर देती है। तो absolute पावर यानी मुतलकुल अनान पावर जो है, यानी किसी शख्स का अकेले बाख्तियार हो जाना, मोनार्की जिस तरह होती है, जिस तरह डिक्टेटरशिप होती है या अथॉरिटेरियन सिस्टम होता है, तो इस तरह का जो सिस्टम है वो ज़्यादा जो है वो सिस्टम को या इंसान को करप्ट कर देता है। तो आइए देखते हैं विच इज़ द नेक्स्ट क्वेश्चन। द टाइटल एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी वाज गिवन टू मिस्टर जिन्ना बाय मुस्तफ़ा कमाल, सरोजनी नायडू, अल्लामा इकबाल, none of these। The answer of this question is Sarojini Naidu। The title Ambassador of Hindu Muslim Unity was given to Mr. Jinnah, Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah, was given to him by Sarojini Naidu। Option B is the correct option। Question number 3 is, Islam was declared as state religion in Pakistan's Constitution of 1962, 1963, 1985 and none of these। The correct option of this question is 1973। Islam was declared as state religion in Pakistan's Constitution of 1973। डी स्टूडेंट, ये जो नेक्स्ट ऑप्शन है 1985 जो है, तो 1985 को जो है पाकिस्तान के का जो कॉन्स्टिट्यूशन है 1973 का, इसमें अमेंडमेंट की गई थी। इसको 8th अमेंडमेंट कहा जाता है और इस 8th अमेंडमेंट के ज़रिए जो है कोशिश की गई थी कि जिस तरह ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन जो है उसको जो है वो पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन का बाकायदा हिस्सा बना दिया गया था और बहुत सारी जो इस्लामी शिकें हैं वो आइन का हिस्सा बनाई गई थी। तो इस हवाले से जो है 1985 को जो है ऑप्शन में भी शामिल किया गया है। Next question is, the grateful pupil of his master, born in 384 BC, was Aristotle, Aristocles, Socrates, none of these। The answer of this question is Aristotle, जिसको अरस्तु जो है वो कहा जाता है। तो क्या है, द अनग्रेटफुल pupil of his master, born in 384 BC, BC means before Christ, was Aristotle। Aristotle is the correct option of this question। Ungrateful pupil of his master, born in 384 BC, was Aristotle। The next question is, who is known as the Iron Lady? The first option is Condoleezza Rice, second option is Margaret Thatcher, third option is Indira Gandhi and fourth option is none of these। Dear students, question है, who is
known as Iron Lady, Condoleezza Rice, Margaret Thatcher, Indira Gandhi? None of these. The answer is Margaret Thatcher. She was the Prime Minister of UK. तो बरतानवी साबिक वज़ीर आज़म मार्गरेट थेचर जो है उसको जो है आयरन लेडी का जो है वो टाइटल दिया गया था. हु इज़ नोन एज द आयरन लेडी? द आंसर इज़ मार्गरेट थेचर. नेक्स्ट क्वेश्चन है, द हेडक्वार्टर्स ऑफ साइंटिफिक सोसाइटी was shifted to Aligarh in 1867, 1970, 1876. तो साइंटिफिक सोसाइटी जो है डेट वाज एस्टेब्लिश्ड बाय सर सैयद अहमद ख़ान. तो 1876 को जो है इसका जो हेड क्वार्टर है उसको परमानेंटली जो है अलीगढ़ में शिफ्ट कर दिया गया था, क्योंकि सर सैयद अहमद ख़ान जो थे उन्होंने 1875 को जो है अलीगढ़ के अंदर MAO हाई स्कूल की बुनियाद रखी थी, और फिर यही कॉलेज जो है 1877 को जो है इसको MAO कॉलेज का दर्जा दे दिया गया था. क्योंकि वो मुस्तकिल तौर पे अब अलीगढ़ में शिफ्ट हो गए थे, तो लिहाजा उन्होंने साइंटिफिक सोसाइटी का जो हेड क्वार्टर है उसे भी अलीगढ़ में ही शिफ्ट कर दिया था. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द सेनेट इन पाकिस्तान इज पार्शियली re-elected after every 2 years, 3 years, 4 years? None of these. The answer of this question is 3 years. The Senate in Pakistan is partially re-elected after every 3 years. तो पाकिस्तान का जो सेनेट है डेट इज़ द परमानेंट चैम्बर ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ पाकिस्तान, और इसके जो मेंबर्स हैं दे आर इलेक्टेड फॉर द टर्म ऑफ 6 years. लेकिन हर 3 साल के बाद जो है वो जो परमानेंट जो मेंबर्स हैं ऑफ द सेनेट जो हैं उनमें से हाफ मेंबर जो हैं वो रिटायर हो जाते हैं. वो मेंबर रिटायर हो जाते हैं जिनकी 6 साल की टेनोर जो है पूरी हो जाती है, और उसकी जगह पे 3 साल के बाद नए मेंबर जो हैं वो इलेक्ट हो जाते हैं. जबकि अमेरिकन सिस्टम में ये है कि अमेरिका के अंदर क्या है, अमेरिकन सेनेट भी जो है दे आर आल्सो इलेक्टेड फॉर द टर्म ऑफ 6 years. लेकिन वहाँ क्या है कि आफ्टर एवरी 2 years. पाकिस्तान में क्या है, आफ्टर एवरी 3 years. इंडिया में भी आफ्टर एवरी 3 years है, लेकिन अमेरिका में जो है आफ्टर एवरी 2 years जो है उसके 1/3 मेंबर जो है वो रिटायर हो जाते हैं. वो रिटायर होते हैं जिनकी 6 साल की मुद्दत पूरी हो जाती है, और उनकी जगह के ऊपर जो है इतने ही नए लोग जो हैं वो मुंतखब हो जाते हैं. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु बिकेम द फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस? आपने बताना ये है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है उसका कौन पहला मुस्लिम जो है प्रेसिडेंट कौन था? बदरुद्दीन तैयब जी, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, मोहम्मद अली जोहर? द आंसर इज बदरुद्दीन तैयब जी. बदरुद्दीन तैयब जी was the first Muslim leader who became the president of All India National Congress. The next question is, according to Allama Iqbal, in which form of government heads are counted? अल्लामा इकबाल के मुताबिक कौन सा निज़ाम हुकूमत है जिसमें हेड्स आर काउंटेड, लोगों को गिना जाता है, तोला नहीं जाता? तो ओलिगार्की, डेमोक्रेसी, मोनार्की? नन ऑफ दीज. द आंसर इज डेमोक्रेसी. जमहूरियत एक तर्ज़ हुकूमत है कि जिसमें बंदों को गिना करते हैं, तोला नहीं करते. तो ये अल्लामा इकबाल जो है कहते हैं जमहूरियत के बारे में कि ये एक ऐसा निज़ाम हुकूमत है जिसमें लोगों को गिना जाता है. ये नहीं देखा जाता कि उनकी वैल्यू क्या है, उनकी हैसियत क्या है, उनका मर्तबा क्या है, उनकी सोच और फ़िक्र क्या है. तो उनके स्टेटस को नहीं देखा जाता, लेकिन सिर्फ उनकी काउंटिंग कर ली जाती है. तो जिस तरफ लोग ज़्यादा हो जाएं, वो अगर बुराई के ऊपर भी इकट्ठे हो जाएं तो वो जो है वो उसको दुरुस्त मान लिया जाता है. तो ये उसके जमहूरियत के ऊपर जो है उन्होंने जो है वो सख्त तनकीद की थी, और इसलिए जो कहा जाता है कि अकॉर्डिंग टू अल्लामा इकबाल, इन विच फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हेड्स आर काउंटेड? द आंसर इज डेमोक्रेसी. The next question is, turning point in the life of Plato came in the years 399 BC when he was of 28 years, 20 years, 24 years. The answer, और next option है none of these. The correct answer is 28 years. जब
प्लेटो जो है उसकी उम्र जो है वो 28 ईयर्स हुई थी। तो उस वक्त जो है उसकी ज़िंदगी के अंदर जो है एक टर्निंग पॉइंट आया था। और ये पॉइंट टर्निंग पॉइंट कब आया? 399 BC। दोबारा क्वेश्चन सुनिएगा। टर्निंग पॉइंट इन द लाइफ ऑफ प्लेटो केम इन द ईयर 399 BC when he was 28 years. The next question is from 1858 to 1947, the British government appointed 23 viceroys in India, 50 viceroys in India, 100 viceroys in India. The answer is 23 viceroys in India. तो 1857 में जब बरतानिया ने हिंदुस्तान के ऊपर कब्ज़ा कर लिया था, तो उस दौर से लेकर 1947 तक जब हिंदुस्तान आज़ाद हुआ, तो इस दौर तक जो है 23 हिंदुस्तान के अंदर जो है बरतानवी हुकूमत की तरफ से वाइसराय जो हैं वो मुकर्रर किए गए हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द बाल्शविक रेवोल्यूशन टुक प्लेस इन 1915, 1917, 1919, none of these. The correct answer is 1919. 1917 is the correct option, 1917। और ये जो बाल्शविक रेवोल्यूशन है ये रशिया के अंदर आया था। लेनिन जो है वो उसका सरबराह था, और लेनिन की सरपरस्ती में जो है 1917 को जो है 1917 को जो है ये रशिया के अंदर जो है बाल्शविक रेवोल्यूशन आया था। और उसके बाद रशिया के अंदर जो है कम्युनिज्म जो है वो आ गया था, और जो ज़ार डायनास्टी थी उसकी हुकूमत जो है वो मुश्किल तौर पे ख़त्म कर दी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंध वाज सेपरेटेड फ्राम बम्बे इन 1936, 1940, 1947। द करेक्ट आंसर इज़ 1936। 1936 को जो है सिंध को जो है बम्बे से अलग करके एक नया सूबा जो था वो बना दिया गया था। आइए देखते हैं कि विच इज़ द नेक्स्ट क्वेश्चन। द रिपब्लिक इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड अथेंटिक वर्क ऑफ प्लेटो, एरिस्टोटल, हॉब्स। डी स्टूडेंट्स, आपने बताना ये है द रिपब्लिक जो है ये तीन लोगों में से किसका वर्क है? प्लेटो का, एरिस्टोटल का, या थॉमस हॉब्स का। क्वेश्चन दोबारा सुनिएगा। द रिपब्लिक इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड अथेंटिक वर्क ऑफ प्लेटो। तो द रिपब्लिक जो है डेट इज़ द फेमस वर्क ऑफ प्लेटो। और प्लेटो जो है इसका तल्लुक जो है वो एंशियंट ग्रीक के साथ था, कदीम यूनान के साथ इसका तल्लुक है, जो कि सुक्रेटिस का जो है ये शागिर्द है, और जो एरिस्टोटल है उसका ये उस्ताद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु प्रिपेयर्ड पीरपुर रिपोर्ट ऑफ 1938। तो 1938 को जो है हिंदुस्तान के अंदर जो है जो कांग्रेसी वजारतें कायम थीं, जब उन्होंने अपने दौरे हुकूमत के अंदर जो है मुसलमानों के ख़िलाफ़ जिस तअस्सुब का इजहार किया और जिस जुल्म सितम का इजहार किया, उसके ऊपर एक रिपोर्ट तैयार की गई थी जिसको पीरपुर रिपोर्ट कहते हैं, जो कि 1938 को पब्लिश हुई थी। तो आपने बताना ये है कि हु प्रिपेयर्ड दिस रिपोर्ट? कायद आज़म, राजा सैयद मोहम्मद मेहदी, और अल्लामा इकबाल। द करेक्ट आंसर इज़ राजा सैयद मोहम्मद मेहदी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए bicameral legislature as most suited to unitary states, federal states, theocratic states, none of these. The answer of this question is federal states. A bicameral legislature as most suited to federal states. Dear students, there are two types of legislatures. The first one is bicameral and the second is unicameral. यूनिकैमरल जो लेजिस्लेचर होती है वो सिर्फ एक हाउस के ऊपर मुश्तमिल होती है, और जो बाइकैमरल लेजिस्लेचर्स होती हैं वो दो हाउसेस के ऊपर मुश्तमिल होती हैं। इसमें एक लोअर हाउस होता है और एक अपर हाउस होता है। जो लोअर हाउस होता है वो रियासत के लोगों की नुमाइंदगी कर रहा होता है, और जो अपर हाउस होता है जो फेडरेटिंग यूनिट्स होते हैं उनकी अमूमन जो है नुमाइंदगी करता है।
तो दुनिया में जहाँ कहीं भी फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, जिस तरह पाकिस्तान के अंदर जो है फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, इंडिया के अंदर फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, अमेरिका के अंदर जो है फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, तो वो स्टेट्स जहाँ पे फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होगा, वफाकी निज़ाम हुकूमत होता है, वहाँ एक ज़रूरत के तहत जो है बाई कैमरल लेजिस्लेचर जो है उसका इंतखाब किया जाता है, क्योंकि उसमें जो लोअर हाउस होता है वो आवाम की नुमाइंदगी करता है, और जो अपर हाउस होता है वो जो फेडरेटिव यूनिट्स होते हैं, वफाकी जो इकाइयाँ होती हैं जिनको सूबे या स्टेट्स कहा जाता है, उनके मफादात का जो है मुहफ़्फ़ज़ होता है और उनको नुमाइंदगी जो है वहाँ पे दी जाती है। तो दुनिया में जहाँ कहीं भी वफाक है वहाँ पे जो है एक ज़रूरत के तहत जो है वहाँ पे बाई कैमरल लेजिस्लेचर जो है वो रखी जाती है। तो दोबारा सुनिएगा, ए बाई कैमरल लेजिस्लेचर एज मोस्ट सुटेड टू फेडरल स्टेट्स, जो फेडरल स्टेट्स होती हैं उनको जो बाई कैमरल लेजिस्लेचर होती है वो सबसे ज़्यादा सूट करती है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वाज द फर्स्ट वुमेन मेंबर ऑफ ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस। तो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, हु वाज द फर्स्ट वुमेन मेंबर ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग? बेगम जहां आरा शाहनवाज, फातिमा जिन्ना। द करेक्ट आंसर इज बेगम जहां आरा शाहनवाज। तो बेगम जहां आरा शाहनवाज was the first women member of All India National Congress. The next question is kangaroo closure is a procedure followed by the lawmaking body of Britain, USSR, अमेरिका, नन ऑफ दीज। डी स्टूडेंट्स, जब पार्लियामेंट के अंदर जो है जब कोई जो है वो बिल पेश होता है, कानून साजी के लिए पेश होता है, तो उससे पहले जो है जब उसके ऊपर बाकायदा तौर पे हियरिंग शुरू होती है, तो उससे पहले जो है पार्लियामेंट के अंदर जो है ये बात तय कर ली जाती है कि इस बिल के ऊपर जो है जो बहस होगी, जो डिबेट होगी, उसका तरीक़ेकार क्या होगा। तो बहस के मुख्तलिफ़ तरीके हैं, उसमें से एक तरीका जो है वो कैंगरू डिबेट कहलाता है। कैंगरू डिबेट में क्या होता है, ये तय कर लिया जाता है, पहले से ही तय होता है कि हम ये जो बिल पेश हुआ है कानून साजी के लिए, तो हम पहले इसके आर्टिकल नंबर 1 पे बहस करेंगे, उसके बाद आर्टिकल नंबर 10 पे जाएंगे, आर्टिकल नंबर 15 के ऊपर और आर्टिकल 25 के ऊपर। तो यानी एक आर्टिकल के ऊपर बहस करके फिर छलांग लगाकर जो है नेक्स्ट कुछ आर्टिकल छोड़कर जो है नेक्स्ट आर्टिकल के ऊपर बहस होती है। तो इस तरीक़ेकार को कैंगरू क्लोजर जो है कहा जाता है, यानी बहस को समेटने का तरीक़ेकार जो है वो कैंगरू कहलाता है। और ये कहाँ पे पाया जाता है? ये बरतानिया में पाया जाता है, USSR में, अमेरिका में, या इसमें कोई ऑप्शन दुरुस्त नहीं है। द करेक्ट ऑप्शन इज़ बरतानिया यानी UK। तो बरतानिया के अंदर जो है पार्लियामेंट के अंदर जब कोई डिबेट होती है किसी कानून साजी के मामले के ऊपर, तो वहाँ पे बहस को समेटने के लिए जो है कैंगरू क्लोजर जो मेथड है उसको इस्तेमाल किया जाता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु नेम्ड लाहौर रेजोल्यूशन एज पाकिस्तान रेजोल्यूशन फर्स्ट? इंडियन प्रेस आर मुस्लिम प्रेस? द आंसर इज इंडियन प्रेस। इंडियन प्रेस नेम्ड द लाहौर रेजोल्यूशन एज पाकिस्तान रेजोल्यूशन। तो जब ये रेजोल्यूशन पेश हुई तो उस वक्त इसको लाहौर रेजोल्यूशन का नाम दिया गया, लेकिन जो इंडियन प्रेस था उसने तनसिया तौर पे जो नेक्स्ट टाइम रिपोर्टिंग की, तो उसमें उसने कहा कि कल हिंदुस्तान के जो मुस्लिम्स हैं वो लाहौर में इकट्ठे हुए थे और वहाँ पे उन्होंने जो है पाकिस्तान बनाने के लिए जो है एक रेजोल्यूशन पास की है, तंज़ के तौर पे कहा था। लेकिन फिर तारीख़ ने साबित कर दिया कि वो जो उनका तंज़ था वो हकीकत में तब्दील हो गया, और एक 7 साल की जद्दोजहद के बाद जो है वहीं रेजोल्यूशन जो लाहौर रेजोल्यूशन थी वो पाकिस्तान रेजोल्यूशन की अमली शक्ल जो थी बन गई थी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah resigned from the membership of Imperial Legislative Council on account of Rowlatt Act or incident of Jallianwala Bagh? The correct answer is Rowlatt Act. तो Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah जो हैं वो रावलट एक्ट के ख़िलाफ़ जो है एहतजाजन जो है वो इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल से उन्होंने रिज़ाइन कर दिया था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। System of administrative law is provided in the Constitution of UK, USA, France, and none of these. The correct answer is France. So, dear student, there are two types of law. एक rule of law and the second is administrative law.
रूल ऑफ लॉ ये होता है कि रियासत के जो तमाम शहरी होते हैं उन सब के लिए बिला इम्तियाज़ जो है यकसा कवानीन जो है पाए जाते हैं, तो उसको रूल ऑफ लॉ कहते हैं। और रूल ऑफ लॉ के अंदर जो है रियासत के तमाम शहरी, तमाम ओहदेदार जो हैं वो कानून के सामने जो है वो जवाब देते हैं, और कोई भी शख्स जो है वो कानून से बालातर नहीं होता। जो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ होता है उसका तरीक़ेकार ये होता है कि उसमें जो आम शहरी होते हैं उनके लिए अलग कानूनी ढांचा होता है और उनके लिए अलग जुडिशल सिस्टम होता है, और जो सरकारी मुलाजमीन होते हैं, जो ऑफिशल्स होते हैं, उनके लिए कवानीन भी अलग होते हैं और उनके लिए जुडिशल सिस्टम भी अलग होता है। तो अगर सॉरी डियर स्टूडेंट्स, तो ऐसा कानूनी निज़ाम जिसमें आम शहरियों और रियासती अहदेदार जो होते हैं, जो सरकारी मुलाजमीन होते हैं, उनके लिए अलग अलग कवानीन हों और उनके लिए अदालती सिस्टम भी अलग अलग हो, तो ऐसे सिस्टम को जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ कहा जाता है। तो फ्रांस में जो है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का सिस्टम जो है वो पाया जाता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1962 ऑफ पाकिस्तान कंसिस्टेड ऑफ 250 आर्टिकल्स, 270 आर्टिकल्स एंड 280 आर्टिकल्स। तो पाकिस्तान का जो 1962 का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो 250 आर्टिकल्स के ऊपर जो है वो मुश्तमिल था, और जो 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन है वो 280 जो है वो आर्टिकल्स के ऊपर मुश्तमिल था, और 1956 का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो 234 आर्टिकल्स के ऊपर मुश्तमिल था। तो इसमें जो दुरुस्त ऑप्शन है वो है 250 आर्टिकल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द फर्स्ट डॉक्यूमेंट ऑफ इंग्लिश लिबर्टीज मैग्ना कार्टा वाज साइंड बाय किंग जॉन इन 1215, 1649 और 1688। द करेक्ट ऑप्शन इज 1215। क्वेश्चन दोबारा सुन लीजिएगा। द फर्स्ट डॉक्यूमेंट ऑफ इंग्लिश लिबर्टीज मैग्ना कार्टा वाज साइंड बाय किंग जॉन इन 1215, 1215। तो 1215 को जो है एक बरतानिया के अंदर जो है एक डॉक्यूमेंट जो है वो साइन किया गया था, और उस डॉक्यूमेंट को जो है कहा जाता है मैग्ना कार्टा, जिसको हमारे यहाँ उर्दू में मंशूर आज़म कहा जाता है। तो मैग्ना कार्टा जो है डेट वाज साइंड इन 1215। उसमें बादशाह जो है उसने एक साइन किए जिसके नतीजे में जो है अवाम को कुछ हुकूक मिल गए थे, कुछ राइट्स उनको मिल गए, और बादशाह के अख्तियारात में कमी वाक़या हुई थी। तो बरतानिया का जो दस्तूरी इर्तिका है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल एवोल्यूशन वहाँ पे हुआ, जो कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट हुई है, उसका जो आगाज़ है, या बरतानिया के अंदर जो एक डेमोक्रेटिक सिस्टम है उसका जो आगाज़ है, उसके बारे में कहा जाता है कि वो 1215 में जो है उस वक़्त हुआ जब बादशाह जॉन और अवाम के जो नुमाइंदे थे उनके दरमियान एक डॉक्यूमेंट साइन हुआ विच इज़ कॉल्ड मैग्ना कार्टा। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द 1982 Constitution of Turkey comprises of 177 articles, 297 or 300 articles. The correct answer is 177 articles. The next question is the distinction between real will and actual will was made by Green, Hegel, Rousseau. None of these. The correct answer is Rousseau. रूसो जो है उसने थ्योरी ऑफ जनरल विल पेश की, और इसके अलावा जो है थ्योरी ऑफ रियल विल एंड एक्चुअल विल जो है ये भी उसी ने ही पेश की है। द डिस्टिंक्शन बिटवीन रियल विल एंड एक्चुअल विल वाज मेड बाय रूसो। तो रूसो जो है जो कि एक सोशल कंट्रेक्चुअलिस्ट भी है, उसी ने जो है थ्योरी ऑफ रियल विल एंड एक्चुअल विल के दरमियान जो है वो फ़र्क पैदा किया था कि रियल विल ये होती है और एक्चुअल विल जो है वो ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द गांधी इरविन पैक्ट वाज ए पॉलिटिकल एग्रीमेंट साइंड बाय महात्मा गांधी एंड लॉर्ड इरविन वाइसराय ऑफ इंडिया बिफोर सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस ऑन March 5, 1931, March 5, 1932 और March 5, 1933. The first option is the correct option. The Gandhi-Irwin Pact was a political agreement
साइंड बाय द महात्मा गांधी एंड लॉर्ड इरविन। लॉर्ड इरविन उस वक्त जो है हिंदुस्तान का वाइसराय था और उनके दरमियान जो है सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस से पहले जो है ये जो है वो पैक्ट जो है साइन हुआ था। बुनियादी तौर पे इस पैक्ट का मकसद ये था कि ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस को और महात्मा गांधी को जो है सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए जो है वो एग्री किया जाए और फिर इसके बाद जो है वो एग्री जो है वो हो गया था और गांधी ने सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में शिरकत भी की थी। आइए देखते हैं कि विच इज़ द नेक्स्ट क्वेश्चन। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे इस वीडियो का अख्ताम होता है। इसमें कम बेश जो है 25+ क्वेश्चन आपके लिए रखे गए थे। थैंक्स फॉर वाचिंग माई यूट्यूब चैनल। मोहम्मद नवाज वडैच, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस। अल्लाह हाफिज़।